नमस्कार, दोपहर 1 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर संभल से, जहां पर मंदिरों और कुओं का सर्वे लगातार जारी है। आज भी एएसआई की टीम चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी वाली जगह पर पहुंची है। एएसआई की टीम बावड़ी का निरीक्षण किया। कल भी संभल प्रशासन के साथ एएसआई की टीम बावड़ी का दौरा करने पहुंची थी और उसके कुछ फोटोज भी वहां से उन्होंने लिए थे। बावड़ी की खुदाई में अब तक 10 सीढ़ियां नजर आई है और कहा ही जा रहा है कि अभी इसकी खुदाई चलती रहेगी, क्योंकि शायद एएसआई को लगता है कि यहां पर कुछ और पुरातन काल की चीजें मिल सकती हैं, इसलिए खुदाई का काम अब भी वहां पर किया जा रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज 5वां दिन है जब इस बावड़ी की खुदाई चल रही है। करीब 20 से 25 मजदूर यहां पर, श्रम सेवी यहां पर लगे हुए हैं और कल भी एएसआई की टीम पहुंची थी, आज भी एएसआई की टीम पहुंची है। यहां पर दीवारों के चित्र खींचे हैं उन्होंने, कई सारे फोटोज लिए हैं, सैंपल ईंटों के लिए गए हैं और आज भी ये खुदाई लगातार जारी है। टाइम लगेगा, टाइम इसलिए लगेगा कि अभी तो ऊपर तक जो पोर्शन था तो हम लोगों को जेसीबी ट्रैक्टर लगा करके मलबा उठा लिया, लेकिन अब अंदर स्ट्रक्चर है। यदि हम लोग जेसीबी या कोई मशीन लगाते हैं तो स्ट्रक्चर को क्षति होने की संभावना है, जिसके नाते हम लोग मैनुअली जो है लेबर से, वो लेबर जो है फावड़ा और तहसील से एक मट्टी उठा करके बाहर कर रहे हैं, तो उससे जो है टाइम लग सकता है। कितनी खुदाई हो चुकी है अब तक? कितनी खुदाई हो चुकी है अब तक? ये मुश्किल है ना, ये एरिया जो है कि अंदर दबा पड़ा है और मुझे लगता है कि इस तरीके से तो ये महीना भर ही लग सकता है इसकी खुदाई होने में। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख रहे हैं उस पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम को जो इस वक्त सर्वे कर रही है उस बावड़ी का, जिसे रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी कहा जाता है। कई साल पहले ये बावड़ी प्रकाश में आई थी, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया गया था क्योंकि आसपास प्लॉटिंग हुई थी। उसके बाद आप एक बार फिर देखेंगे यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम पहुंची है और चंदौसी की इस बावड़ी में एक एक चीज को मापा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि ये स्ट्रक्चर कितने साल पुराना है, क्योंकि हमेशा से हमने देखा कि एएसआई की टीमें उस धरोहर के लिए यहाँ पर पहुंचती है और इसे ऐतिहासिक धरोहर माना जा सकता है, क्योंकि टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और कोशिश उनकी यही है कि इस पूरे बावड़ी को चेक किया जाए, क्योंकि बावड़ी की लगातार 3 दिन से खुदाई चल रही है और खुदाई के दौरान कई सारी चीजें मिलने की आशंकाएं थी। और संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस बावड़ी की गहराई 30 फीट मानी गई है, हालांकि अभी भी इसकी खुदाई का काम लगातार जारी है। इस बावड़ी के रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी माना जाता है, जिसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था। मेरे विजय प्रदीप प्रधान इस तरफ दिखाएंगे। देखिए, बावड़ी को लेकर कई सारे सवाल अभी भी उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जो बावड़ी का हिस्सा है उसको मैं अंदर जाकर यहाँ तो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बावड़ी अब खुद रही है। बावड़ी अब लगभग इतनी खुद रही है कि इसमें कुछ दिन जो 2 दिन पहले भी टीमें आई थी, जांच किया गया था। उसके बाद अब उन्होंने ये देखा है कि इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना है, ऐसा लग रहा है जैसे सफाई की गई है। और ये सब इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से लोग इसमें खेलते आ रहे थे, लेकिन ये बताया गया कि उसके बाद उन्होंने इस बावड़ी में आना बंद कर दिया और बावड़ी जो है ये काफ़ी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और देखिए, इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बावड़ी का जो स्पेस है ये अंदर ही अंदर चल रही है बावड़ी, क्योंकि ये कहा जाता था कि जो प्रशासनिक अमला है वो ये बता रहा है कि ये बावड़ी जो है काफ़ी साल पुरानी है और जब सैन्य टुकड़ियाँ जो थी वो इस बावड़ी में ठहरने के लिए आती थी। हालांकि जो इससे पहले भी हमने देखा, वो देखिए अंदर को इस तरह से जो रास्ते हैं बावड़ी के अंदर, अभी खुदाई और होनी है तब बावड़ी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सामने आएगा। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको इस बावड़ी के अंदर जाकर दिखा रही है कि किस तरह से इस बावड़ी में एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जा सकता है और दूसरी तरफ से अलग रूट से निकला जा सकता है। और इसीलिए इस बावड़ी के हम हर रूट को आपको रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया पर हमने सबसे पहले इस बावड़ी में घुसकर दिखाया था कि ये बावड़ी किस तरह की है और इस बावड़ी में कितने रूट्स हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं इस रूट को, क्योंकि अब बावड़ी लगभग खुदने के कगार पर है। थोड़ा और नीचे खुदेगी, क्योंकि जो रानी सुरेंद्र बाला के समय की है, लोगों ने इसे 1857 से भी जोड़ा
उससे पहले की ये बावड़ी नज़र आ रही है। तो कुल मिला के अभी इस बावड़ी में कई सारे स्ट्रक्चर है। आज यहाँ पर एएसआई की टीम पहुँचेगी, जांच टीमें पहुँच रही हैं, रोज पहुँच रही हैं। तो वो ये देखेंगे, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीमें, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, वो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो कितना पुराना है। क्योंकि देखिए अब मैं खड़ा हो चुका हूँ और ये इस प्लास्टर को देख के लगता है कि इसका जीर्णोद्धार किया गया है। इसका मतलब साफ है कि पुराने समय में कई साल पहले यहाँ पर सैन्य टुकड़ियाँ रुकती थी, बावड़ी के अंदर रुककर वो अपना समय बिताती थी। वहीं संभल के चंदौसी में खंडहर में तब्दील हुए बांके बिहारी मंदिर की प्रशासन ने पैमाइश की। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह जानकारी दी कि शिकायत के बाद बांके बिहारी मंदिर की पैमाइश कराई गई। प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, मंदिर के अंदर भगवान शिव के चिन्ह मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। एक ऐसा मंदिर चंदौसी में है जिसे बांके बिहारी और भगवान शिव का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की जीर्ण शीर्ण हालत को देखकर आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि ये पुराना, कई बरसों पुराना बांके बिहारी जी का मंदिर है और भोलेनाथ का मंदिर भी इसी को कहा जाता है। दोनों का यहाँ पर मंदिर है और इस मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है कई साल पुराना है, आपको दिखाई देगा। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि प्रशासन की टीम ने यहाँ पर मुआयना किया था, पैमाइश की थी ताकि इस मंदिर के स्ट्रक्चर को देखा जा सके। कई पुराना, बरसों पुराना ये मंदिर है, जहाँ पर ये गर्भगृह की जगह है जिसे हम दिखाना चाहेंगे मेरे बाईं तरफ। और ये सब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कई साल पुराना स्ट्रक्चर है, जिसके बाद इस पर जो बांके बिहारी जी की मूर्ति होती थी, गर्भगृह जो होता था वो इस जगह के पास होता था गर्भगृह। और गर्भगृह में अमूमन जो यहाँ पर पहले भक्त आते थे वो गर्भगृह में आते थे। गर्भगृह बिल्कुल यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर देखेंगे पुराना स्ट्रक्चर हो चुका है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में है। इस गर्भगृह में यहाँ पर बांके बिहारी जी की मूर्ति थी जिसमें परिक्रमा भी चारों तरफ होती थी, लेकिन यहाँ से जब लोग गए तो वो इन मूर्तियों को लेकर यहाँ से चले गए। शिव का एक पवित्र शिवलिंग था जिसे भी यहाँ से लेकर लोग चले गए, क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा कई साल पुराना स्ट्रक्चर है, मजबूत स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर शिवलिंग हुआ करता था जिसकी पूजा लोग करते थे, क्योंकि इसके अंदर अभी भी कई निशान इसमें मौजूद हैं। इस शिवलिंग के आसपास की जो जगह है वहाँ पर कई स्वास्तिक बने हुए और यहाँ पर भगवान शिव की भी फोटोज़ लगी हैं। और जो पीछे ऊपर का जो गुंबद आपको दिखाई देगा, यहाँ पर दीवारों में आप देखेंगे यहाँ पर ये मूर्तियाँ जो है बिल्कुल फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, भगवान शिव की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। और यहीं पर शिवलिंग था। लोगों ने जब यहाँ से ये लोग चले गए तो उन्होंने इस जगह से शिवलिंग और बांके बिहारी जी की मूर्तियों को हटाकर दूसरी जगह लेकर गए और वहाँ जौनपुर में पुल के नीचे कथित काली मंदिर होने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। और इस बीच शाहगंज के निषाद पार्टी के विधायक रमेश सिंह ने हिंदू संगठन की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो मंदिर मिल रहे हैं उसको मुगलों और अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया था, उसमें बदलाव कर मस्जिद बना दिया गया। उन्होंने हिंदू संगठन की मांग का समर्थन किया। आपको बता दें कि आज हिंदू संगठन के लोग शाही पुल के नीचे काली मंदिर होने का दावा करते हुए इसे तोड़ते हुए पुल दीवार के नीचे तोड़ने की अब मांग कर रहे हैं। जो मेरा व्यक्तिगत राय है, अगर मंदिर मिल रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म के अनुसार, जिनको मुगलों द्वारा या जो अंग्रेज थे उनके द्वारा मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था या उनको परिवर्तित कर दिया गया था, अगर आज हिंदू समाज अगर उसकी मांग कर रहा है तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हर एक समाज को, हर एक धर्म के लोगों को इसमें एक दूसरे का साथ देके वो कार्य होना चाहिए। जेपी नड्डा के घर पर एनडीए नेताओं की इस वक्त अहम बैठक चल रही है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। एनडीए के कई बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त जेपी नड्डा के घर पर ये एनडीए की जो महत्वपूर्ण बैठक है चल रही है, जहां पर घटक दल के नेता भी हैं, प्रमुख हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और बताया जा रहा है बहुत सारी ऐसी बातें जिस पर चर्चा हो सकती है। खास तौर पर वक्फ बिल पर चर्चा होगी, वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा की जाएगी, इसका यूसीसी पर चर्चा होगी। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि आज अहम रहने वाले हैं। जेपी नड्डा के घर पर इस वक्त एनडीए नेताओं की बैठक हो रही है।
और पीलीभीत में बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ है। सर्च ऑपरेशन में पुलिस की 12 टीम लगी हुई है। आतंकियों के एनकाउंटर के बाद इस सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। 3 खालिस्तानी आतंकी मारे गए थे। आतंकियों को पनाह देने वालों की तलाश इस वक्त की जा रही है और बताया जा रहा है कि अब सर्च ऑपरेशन पीलीभीत में चलाया जा रहा है, जहां पर पुलिस की 12 टीम इस काम में लगी हुई है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आतंकियों का एनकाउंटर किया गया था। और अब किसने इन्हें पनाह दी है, कहां पर ये रह रहे थे, क्या कुछ और खालिस्तानी आतंकवादी छिपे हुए हैं, इन सब को लेकर अब पुलिस तलाश में जुट गई है। बातचीत करने के लिए परवेज इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेज, जिस तरह से 3 खालिस्तानी मारे गए, अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। किस तरह से ये कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है, किन किन क्षेत्रों में, क्या किसी तरह का और इनपुट मिला है जिसके आधार पर इस तरह की कॉम्बिंग चलाई जा रही है? देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि जो 3 आतंकवादी मारे गए थे, उसके बाद से लगातार पीलीभीत जिला सुर्खियों में बना है। एटीएस और एनआईए दोनों की टीमें फिलहाल पीलीभीत में हैं। 12 जो लोकल की टीमें बनाई गई हैं, जिसकी कमान खुद एसपी अविनाश पांडे संभाले हैं, और लगातार पूरे पूरनपुर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये बात की जानकारी ली जा रही है कि स्लीपिंग मॉड्यूल, यानी कि उनको शरणदाता कौन थे, अब पुलिस इसके पर काम कर रही है कि जो शरणदाता है उनको देखा जाए कि ये कहाँ पर आए थे, कैसे आए थे, किसने रुकाया था, क्यों रुकाया था। बहुत सी चीजें हैं जो अभी खुल के जिसके पर बात भी नहीं की जा सकती, मगर 12 टीमों के साथ एसपी अविनाश पांडे खुद मौके पर हैं और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी किए हुए हैं। ठीक है परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर लखनऊ में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने अटल जयंती पर आयोजित प्रदर्शनी में देखी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि क्राइम और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस ही सुशासन है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमने देखा, उन्होंने अटल जी को श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ अटल जी की बातों को दोहराया। और एक प्रदर्शनी भी बीजेपी ऑफिस में लगाई गई थी, उसका अवलोकन किया, निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि क्राइम और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस ही सुशासन है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अटल जी की 100वीं जन्म जयंती के मौके पर कई जगह पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। बीजेपी दफ्तर में भी एक प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसके अवलोकन के लिए पहुंचे थे। प्रतिमा का अनावरण भी किया गया और इसके अलावा अटल जी को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतःस्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा। और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा कि वह भी, और इसीलिए सरदेव अटल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और यही 2 मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। किसी की धार्मिक क्रिया में बाधा न हो, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस काम को किया। लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मुहैया करा रहे हैं। कोई ये कह सकता है कि आप राशन मुहैया करा रहे हैं, इसका मतलब कि व्यक्ति काम करना बंद कर देगा।
माने जो उसको काम करने का अवसर भी मिलना चाहिए वह भी मुहैया कराने का प्रयास हो रहा है। मैंने बहुत डिटेल में जाऊंगा तो घंटे 2 घंटे का भाषण होगा, उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं केवल एक ही बात रखना चाहता हूं। पिछले 8 वर्षों के अंदर ही भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हुए हैं। ये कैसे हुए? लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं। लोगों की वित्तीय आवश्यकताएं यदि पूरी नहीं हुई हैं तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर कैसे हुए? यही गुड गवर्नेंस है, यही गुड गवर्नेंस है। इंद्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन चाहिए, मन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, तन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन धान चाहिए, मन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्ध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ज्ञान चाहिए और आत्मा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भगवान चाहिए। जो काम करना चाहते हो उनको रोजगार मिले, कुछ कमाने की जो विधाएं होती हैं वो अवसर उपलब्ध हो, योग्यता क्षमता और प्रतिभा के आधार पर वो हो। हमारी गवर्नमेंट वो देने की कोशिश कर रही है। मैं डिटेल में जाऊंगा तो मैं सिद्ध कर सकता हूं कि कैसे हमारा प्रयत्न। मैं नहीं करता हूं कि हम बिल्कुल 100% सैचुरेशन तक पहुंच गए हैं, यह मैं दावा नहीं करना चाहता, लेकिन सैचुरेशन की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, यह बात मैं कह सकता हूं दावे के साथ। प्रयागराज महाकुंभ में योगी सरकार की ओर से महाकुंभ की ब्रांडिंग के लिए जहां पर जगह जगह होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए, वहीं महाकुंभ में लगी एक होर्डिंग चर्चा का सबब बनी हुई है। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की तरफ से होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग में लिखा हुआ है, डरेंगे तो मरेंगे। होर्डिंग के बैकग्राउंड में बंद मुट्ठी वाली तस्वीर का शेडो दिया हुआ है। इसके जरिए सनातन धर्मियों को एकजुट होने की अपील की गई है। संगम जाने वाले मार्ग त्रिवेणी रोड चौराहे पर यह होर्डिंग लगाई गई है। सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी ने जो नारा दिया था, उस होर्डिंग के जरिए उसी तर्ज पर सनातनियों को एकजुट करने का संदेश देने की इस होर्डिंग से कोशिश की गई है। दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे और पीएम मोदी का नारा कि एक है तो सेफ है सुर्खियों में रहा और इसका असर भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। अब जबकि 13 जनवरी 2025 से संगम की धरती पर विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की शुरुआत होने जा रही है, ये सनातनियों का सबसे बड़ा समागम कहा जा रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे पोस्टर लगे हैं जिनकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। मेले में ये संगम जाने वाला मार्ग है, इस मार्ग पर एक पोस्टर लगाया गया है, जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य दक्षिण पीठ नारीज धाम की ओर से, और इसमें उनकी तस्वीर लगी है और इसके साथ साथ प्रभु श्री राम की तस्वीर है और यहाँ पर शंकराचार्य को इसमें दिखाया गया है और इसमें लिखा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे। यानी कि ये जो पोस्टर है वो चर्चाओं में है और ये पोस्टर मेले में जगह जगह लगाए गए हैं और इससे एक सनातन को एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा था एक हैं तो सेफ हैं, उसी तरह से सीएम योगी का बयान आया था लोकसभा चुनाव में कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि सनातन को एकजुट होने की ज़रूरत है। और यहाँ पर लिखा है कि अगर डरेंगे तो मरेंगे, यानी कि एक नया नारा यहाँ पर महाकुंभ की धरती से दिया जा रहा है और इस नारे को दे रहे हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य। ये जो है जगत गुरु रामानंदाचार्य दक्षिण पीठ नारीज धाम के संत हैं और इनके द्वारा ये जो पोस्टर हैं वो मेले में कई जगहों पर इस तरह से लगाए गए हैं और इस पोस्टर की चर्चा भी हो रही है। इसके पीछे मकसद यही है कि सनातनी एकजुट हों, सनातन के समागम में जब आएँ तो यहाँ से एकजुटता का संदेश दें और तमाम जो सनातन के खिलाफ साजिशें हो रही हैं उनका डटकर मुकाबला करेंगे। और इसका मतलब यही है कि अगर डरेंगे तो मरेंगे, अगर उन साजिशों का मुकाबला नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके अस्तित्व पर संकट आएगा। यह संदेश देने की कोशिश इस पोस्टर के माध्यम से की गई है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक।